स्वागत है। खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। पूरा सच यानी पूरी खबर। आज पूरा सच में हमारा पहला मुद्दा होगा दिल्ली के सीएम केजरीवाल के इस्तीफे वाला स्टंट। इस स्टंट से निकलेगा कितना सियासी करंट, आज हम आपको इस इस्तीफे वाली ड्रामे की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। पूरा सच में आज दूसरा मुद्दा होगा कौन बनेगा केजरीवाल का उत्तराधिकारी। केजरीवाल अपने किस साथी पर करेंगे भरोसा, या फिर अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को देंगे दिल्ली की गद्दी। पूरा सच में आज तीसरा मुद्दा होगा कि क्या इस बार भी केजरीवाल का इस्तीफे वाला जो दाव है, जो स्टंट है, उसके लिए क्या उन्हें फायदा मिलेगा या फिर ये ड्रामा हो जाएगा सुपर डुपर फ्लॉप। और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली की जनता को अब भी है केजरीवाल पर भरोसा? तो बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. ये नई व्यवस्था जो है, इसमें ऐसा होना चाहिए कि हमारी इस राजनीतिक विकल्प का अगर कोई भी व्यक्ति संसद में या विधानसभा में जाता है तो कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं होनी चाहिए उसके पास, कोई बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए उसके पास, वो एक कमरे के फ्लैट में रहे आम आदमी की तरह, कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है, और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है, लोकपाल बिल के लिए, लोकपाल बिल के लिए सारे मुख्यमंत्री की कुर्सी देनी पड़े, सारे मुख्यमंत्री की कुर्सी में छोड़े करने के लिए तैयार है। तो ये थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वो पुराने बयान जो ये बताने के लिए काफी हैं कि उनके हर फैसले में सियासी ड्रामा और भरपूर स्टंट होता है। ड्रामा भी ऐसा कि जिसमें सामने राजनीतिक आदर्श दिखें लेकिन पीछे छुपी हो राजनीतिक चाल। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की कोख से जन्मी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आज से 10 साल पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार इस्तीफा दिया था, और तारीख थी 14 फरवरी 2014। हालांकि उस वक्त खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी नई नवेली थी, और कार्यकर्ता उनके इस्तीफे के ऐलान से उत्साहित हो गए थे। उन्हें भरोसा था कि अगर दोबारा चुनाव हुआ तो उसमें आम आदमी पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी, और हुआ भी वही। लेकिन अब एक दशक से ज्यादा समय बीत चुका है और दिल्ली की यमुना में बहुत पानी बह चुका है, और इस दौरान अरविंद केजरीवाल 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने गए और दिल्ली में सरकार उन्होंने चलाई। लोग उनके वादों का, दावों का दम अब देख चुके हैं। दिल्ली शराब घोटाले के चलते खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल की छवि को धक्का लगा है। यही वजह है कि 15 सितंबर 2024 को भी उन्होंने एक बार फिर इस्तीफा देने की घोषणा की है, और इस बार भी वो दोबारा चुनाव में जाने और सत्ता हासिल करने का भरोसा जता रहे हैं। लेकिन शराब घोटाले से जुड़े मामले में 156 दिन जेल में रहने और जेल के अंदर से ही सरकार चलाने के बाद अरविंद केजरीवाल 13 सितंबर देर शाम जमानत मिलने के बाद बाहर आए, और उसके 2 दिन बाद यानी 15 सितंबर को उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा क्यों की, ये एक बड़ा सवाल है। वो करीब 5 महीने तक, पूरे 5 महीने तक तिहाड़ जेल में बंद रहे, लेकिन कुर्सी के त्याग की भावना तब क्यों नहीं जागी, बताएंगे हम इसका पूरा सच। लेकिन पहले सुनिए कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की पेशकश करते हुए क्या कहा। कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। जब 14 साल के बाद भगवान राम वनवास से लौटे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज मैं जेल से आया हूं, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। तो मैं और मनीष सिसोदिया
हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि उनके नेता के इस्तीफे से जनता का जो ध्यान है वो मौजूदा समस्याओं से हट जाएगा। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री जो भी बनेगा उसे अगले 6 महीने में चुनावी मैदान में जाना होगा। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसी बीच आम आदमी पार्टी के भीतर नए सीएम फेस को लेकर हलचल तेज हो गई है। हालांकि फैसला तो कल यानी 17 सितंबर को होने वाली विधायक दल की बैठक में होगा, लेकिन देखते हैं उसके पहले क्या कहा सौरभ भारद्वाज ने। कल यानी कि मंगलवार को जो पहला वर्किंग डे आता है उसमें मुख्यमंत्री अपने इस्तीफे को दे देंगे और इस्तीफा जैसे ही मंजूर होगा उसके बाद विधायक दल की जो है बैठक होगी। विधायक दल अपना एक नेता चुनेंगे। इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर बेल पाने के बाद, जेल से निकल जाने के बाद खुद ये ऐलान कर रहा है कि अगर मुझे ईमानदार मानते हैं तो मुझे वोट दीजिएगा। तो अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद उनके इस्तीफे के ऐलान से सियासत भी गर्मा गई है। हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर अरविंद केजरीवाल का यह दांव कितना कामयाब होगा। बीजेपी और कांग्रेस को इस फैसले से फायदा होगा या नुकसान होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक ने दिल्ली में जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग भी रखी है। ऐलान के बाद बीजेपी से लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा एक ड्रामा है। संदीप दीक्षित और बाकी नेताओं ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट बताया है, तो वहीं इंडी गठबंधन के सहयोगी फारूक अब्दुल्ला और टीएमसी नेता कुणाल घोष केजरीवाल के इस कदम का जश्न मना रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि इंडी गठबंधन में कंफ्यूजन भी है और विभाजन भी। आइए देखते हैं किसने क्या कहा। दिल्ली की जनता तो इस आम आदमी पार्टी की सरकार से निजात पाना चाहती है। आपके खाली इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। आपको तुरंत मंत्रिमंडल भंग करना चाहिए और तुरंत चुनाव की मांग करनी चाहिए। बहुत देर कर दी, अकल आते आते। बहुत अच्छी बात है कि वो कुर्सी का भूखा नहीं रहा, मुझे कुर्सी छोड़ दी। जब उसको अभी बहुत वक्त था, पर नहीं, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे लोगों का एतमाद चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है जमहूरियत। उनको पॉलिटिकली विंडिक्टिव वे से उनको हैरस किया, अरेस्ट किया। अभी वो जनता की दरबार में वो जस्टिस मांगेंगे और सामने इलेक्शन भी है। हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि इसे सीएम पद से छोड़ देना चाहिए। जब आपको जेल हो गई थी, भले किसी कारण से हुई, आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था। और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक। इसके बाद कोई नैतिकता नहीं बच जाती है केजरीवाल की। लेकिन केजरीवाल और नैतिकता में मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके आसपास का कोई संबंध है। अगर यही इस्तीफा आज से 6 महीने पहले ये देते तो शायद दिल्ली की जनता जो त्राहिमाम पानी के लिए कर रही थी, या जब दिल्ली की जनता डूब रही थी, अगर सरकार में कोई मुख्यमंत्री होता, फैसला लेने वाला व्यक्ति होता, तो शायद दिल्ली को ये दिन देखने के नहीं पड़ते। ये नैतिकता का जो तौलिया लपेट के आ रहे हैं सब लोग, ये 150 दिन नैतिकता कहाँ गई थी? ये देश के और दुनिया के सबसे पहले मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री होते हुए जेल जाते हैं और 150 दिनों तक अपना इस्तीफा नहीं देते। और जब 2011-12 के अरविंद केजरीवाल को, जिनके साथ अन्ना हजारे जी ने काम किया था, उनको देखो तो वो बोलते थे, अरे एक्विजिशन लगा नहीं तो इस्तीफा दे दो। तो तिहाड़ जेल से छूटने के करीब 40 घंटे बाद ही केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान ने सभी को हैरत में डाल दिया। सभी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में जब वो तिहाड़ में बंद थे तब उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, और अब अचानक इस इस्तीफे की वजह क्या है। हर कोई ये जानना चाहता है कि केजरीवाल का ये कदम उन्हें क्यों उठाना पड़ा। दरअसल इस फैसले में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की वो शर्तें शामिल हैं जो उन्हें जमानत देते वक्त लगाई गई हैं।
ये ऐसी शर्तें हैं जिनसे अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में कर्तव्यों का पालन करने की पूरी आज़ादी नहीं मिल सकती है। यानी एक तरह से वो सिर्फ नाम के लिए सीएम बचे हैं। इन शर्तों के मुताबिक हम एक बार आपको दिखा देते हैं शर्तें क्या हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि वो नाम के मुख्यमंत्री हैं क्योंकि रिहाई के बाद भी वो सचिवालय या सीएम ऑफिस यानी मुख्यमंत्री यानी अपने ही ऑफिस में नहीं जा सकते हैं। साथ ही साथ उन फाइलों के अलावा वो किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं जिन्हें उपराज्यपाल की ओर से मंजूरी दी जानी है। इतना ही नहीं, केजरीवाल सरकार को इससे कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और इतना ही नहीं, वो अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। केजरीवाल इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे और जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। ये इतनी कठोर शर्तें उनकी जमानत के साथ लगी हुई हैं। अब आप ही सोचिए कि क्या भारत के इतिहास में आज तक किसी सीएम पर इतनी शर्तें लगाई गई हैं और क्या इन शर्तों के बाद कोई सीएम काम भी कर सकता है? ऐसे में जाहिर है कि केजरीवाल के पास कोई और चारा नहीं बचा था और करीब करीब यही बात बीजेपी के नेता भी बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप बाहर आए हैं तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो। तो भले ही अरविंद केजरीवाल को राजनीति करते हुए सिर्फ अभी 1 दशक ही हुआ है, लेकिन इस 1 दशक में जिसने भी उन्हें राजनीति करते देखा है वो ये अच्छी तरह से जानता है कि केजरीवाल की हर चाल के पीछे कोई ना कोई ढाल छुपी होती है। अरविंद केजरीवाल को लोग राजनीति का एक घाक खिलाड़ी मानते हैं और जाहिर है ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या सहानुभूति पाने के लिए केजरीवाल ने ये इस्तीफे का स्टंट किया है। अरविंद केजरीवाल को जितनी तेजी से लोकप्रियता मिली उतनी तेजी से उनकी लोकप्रियता का जो ग्राफ है वो नीचे भी आया। 2015 और 2020 के चुनावों में उनकी जो लोकप्रियता थी वो 2024 तक आते आते बहुत नीचे आ गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है एक के बाद एक कई घोटाले में पार्टी के बड़े नेताओं का नाम आना और फिर इसके बाद शराब घोटाले में केजरीवाल का नाम आने के बाद उनकी रही सही छवि को भी गहरा धक्का लग गया। और अभी गिरती हुई इमेज को बचाने के लिए शायद केजरीवाल ने सहानुभूति वाला दांव चला है। अपना इस्तीफा देकर केजरीवाल दिल्ली की जनता की सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं। दिल्ली में चुनाव करीब है, ऐसे में केजरीवाल सिंपैथी कार्ड चलकर अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से दिल्ली के लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, सरकार नाम की कोई चीज दिख नहीं रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि केजरीवाल दिल्ली की जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाकर उनकी समस्याओं से भटकाकर अपने इस्तीफे पर केंद्रित करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे वाले ड्रामे को हरियाणा के विधानसभा चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। केजरीवाल को लगता है कि सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद उनके पास हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा से ज्यादा समय होगा और वे ज्यादा से ज्यादा मुखर होकर अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर पाएंगे। हरियाणा चुनाव में वह खुद को शहीद और आम आदमी बताकर अपने लिए वोट मांगेंगे। ऐसी प्लानिंग केजरीवाल ने कर रखी होगी, ऐसा जानकार बता रहे हो। केजरीवाल की पार्टी की अगर हरियाणा में बात की जाए क्या उसका प्रभाव है, तो केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी हरियाणा में 2019 में भी विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसका प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। तब आम आदमी पार्टी को सिर्फ 0.48% वोट ही मिले थे। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शुरुआत में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। और अब जब केजरीवाल हरियाणा में अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे तो जाहिर है इसका सबसे ज्यादा नुकसान इंडी गठबंधन की मुख्य पार्टी कांग्रेस को ही होगा। आम आदमी पार्टी का दावा है कि उसके 1.5 लाख वॉलंटियर पूरे हरियाणा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और इसके अलावा केजरीवाल के डायरेक्ट एक्टिव होने के बाद दिल्ली और पंजाब में जो पार्टी के वॉलंटियर हैं वो भी हरियाणा में प्रचार करेंगे। और खास बात यह है कि केजरीवाल खुद हरियाणा के रहने वाले हैं
उनका जो पुश्तैनी गांव है वो राज्य के हिसार जिले के खेड़ा में है और अक्सर राजनीतिक कार्यक्रमों में केजरीवाल खुद को हरियाणा से जोड़ते हैं। तो केजरीवाल अकेले ही नहीं, उनका जो हरियाणा कनेक्शन है उसको चुनावों में भुनाने का काम तभी से शुरू हो गया था जब केजरीवाल तिहाड़ जेल में थे। तब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा में रैली की थी और उन्होंने अपने पति को हरियाणा का बेटा और हरियाणा का शेर बताया था। आइए सुनते हैं सुनीता केजरीवाल ने क्या कहा था। मेरे पति अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल हैं, हरियाणा के बेटे हैं। अरविंद जी सिवानी गांव में पैदा हुए, हिसार में उनकी परवरिश हुई। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हरियाणा का ये लड़का 20 साल बाद जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। मामूली बात नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो पूरा सच में अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल को कहीं भारी ना पड़ जाए इस्तीफे वाली चाल। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। उम्मीदों का अगला पड़ाव है ये। सपनों की चौखट के आगे एक नई जिंदगी रहती है। ये है नया भारत। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में एक बार फिर आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि उनके इस्तीफे का स्टंट एक नया करंट पैदा कर देगा, लेकिन केजरीवाल का यह दाव उल्टा भी पड़ सकता है और उसकी क्या वजह है, आइए 10 बिंदुओं के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सीएम केजरीवाल के इस्तीफे का इसलिए असर नहीं होगा क्योंकि राजनीति में काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। वो पहले भी इस्तीफा दे चुके हैं और इस तरह के वादों से मुकरने का खेल वो पहले भी खेल चुके हैं। लोग अब केजरीवाल की इस राजनीति की स्टाइल से पूरी तरह वाकिफ हैं। वहीं दूसरा पॉइंट, केजरीवाल के इस्तीफे का दाव खुद उनके लिए उल्टा पड़ सकता है और इसकी वजह है कि जो भी उनका उत्तराधिकारी बनेगा वो भविष्य में पार्टी के अंदर उनका ही कॉम्पिटिटर यानी प्रतिद्वंदी बन जाएगा। और भारतीय राजनीति में ये पहले भी होता रहा है। सबसे ताजा उदाहरण झारखंड में हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन का है। तीसरा बिंदु, केजरीवाल के बारे में कहा जाता है कि वो आसानी से
किसी पर भरोसा नहीं करते। अगर इस मानसिकता के चलते वो अगर अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाते हैं तो उन पर परिवारवाद के आरोप लगेंगे जो वो कभी खुद दूसरों पर लगाते थे। चौथा बिंदु, आम आदमी पार्टी में पहले जैसी एकता अब नहीं रही है और केजरीवाल का इस्तीफा पार्टी के अंदर सत्ता के संघर्ष को और ज्यादा बढ़ा सकता है। स्वाति मालीवाल के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था उसे भी लेकर पार्टी के अंदर नाराजगी है। राघव चड्ढा हो या संजय सिंह हो, इन्हें लेकर तरह तरह की अटकलें समय समय पर लगाई जाती रहती हैं। यानी केजरीवाल का इस्तीफा उनके लिए एक नई मुसीबत लेकर आ सकता है। पांचवा बिंदु समझिए, केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव के जरिए जनता की अदालत में जाएंगे और वहां वो बरी होंगे। सबसे पहली बड़ी बात तो यह है कि किसी भ्रष्टाचार के आपराधिक केस में अदालत फैसला करती है, जनता नहीं। लालू प्रसाद यादव भी चारा घोटाले में नाम आने के बाद चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में अदालत ने उन्हें दोषी माना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात केजरीवाल के मामले में यह है कि केजरीवाल का शराब घोटाले में नाम 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ही आ गया था। वो चुनाव के पहले गिरफ्तार भी हो गए थे। 21 दिन की जमानत पर वो बाहर आए और अपनी ईमानदारी का मुद्दा बनाकर वो चुनाव भी लड़े। तब जनता ने अपना फैसला सुना दिया था और आप और कांग्रेस का गठबंधन दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव हार गया था। वहीं पंजाब में भी आम आदमी पार्टी को जिस तरह से विधानसभा चुनाव में सफलता मिली थी, ऐसी सफलता लोकसभा में नहीं मिल पाई। यानी जनता की अदालत में केजरीवाल पहले ही अपना केस हार चुके हैं। छठा बिंदु, केजरीवाल का इस्तीफा एक नया ड्रामा है और लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अगर चुनाव करवाने हैं तो तत्काल विधानसभा को भंग कर देने की सिफारिश क्यों नहीं करते? क्या वो रिमोट कंट्रोल से दिल्ली की सरकार चलाना चाहते हैं? सातवां बिंदु जो है कि केजरीवाल के इस्तीफे में झोल है। जी हां, केजरीवाल के इस्तीफे में झोल है, क्योंकि अगर उन्हें अपनी ईमानदारी पर इतना भरोसा है तो उन्हें यह ऐलान करना चाहिए था कि वो अदालत से बाइज्जत बरी होने के बाद ही कोई चुनाव लड़ेंगे या सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे, जैसा बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने 90 के दशक में हवाला कांड में नाम आने के बाद किया था। वो बरी होने के बाद ही चुनाव लड़े थे। और आठवां और महत्वपूर्ण पॉइंट जो बिंदु हम आपको बता रहे हैं कि केजरीवाल की लोकप्रियता में तेजी से गिरावट आई है। 2015 और 2020 की तरह 2024 में उनका वो क्रेज नजर नहीं आ रहा है। अब 90 बिंदु को समझिए जिसकी वजह से केजरीवाल का इस्तीफे का स्टंट फ्लॉप हो सकता है, और वो ये है कि दिल्ली में इस समय कई समस्याएं हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं, लोग परेशान हैं और सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। अब तो आम आदमी पार्टी के पास एमसीडी भी है, तो ये जो पुराना बहाना था वो खत्म हो चुका है। और 10वां और आखिरी पॉइंट बिंदु, इसे ध्यान से समझिए, केजरीवाल सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी स्कूलों को लेकर जो हवा बनाई थी अब उसकी भी पोल खुलने लगी है, क्योंकि इन दोनों मामलों में जमीनी हकीकत जो बताई गई थी उससे अलग है। तो वजह बहुत साफ है कि ना तो अब आम आदमी पार्टी आंदोलन से जन्मी वो पार्टी रह गई है और ना ही अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की कोख से जन्मे वो नेता हैं जो भ्रष्टाचार खत्म करने के संकल्प के साथ राजनीति में आए थे। उनके बयानों की लंबी लिस्ट है कि कब कब उन्होंने सत्ता के लिए यू टर्न मारा है या झूठ बोला है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि उनके वो 10 सबसे बड़े झूठ, और इसकी शुरुआत तो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान ही हो चुकी थी। केजरीवाल का पहला बड़ा झूठ था कि अन्ना आंदोलन के दौरान वो कहा करते थे कि राजनीति करने नहीं आया हूं, भ्रष्टाचार मिटाने निकला हूं, लेकिन यू टर्न लेते हुए 26 नवंबर 2012 को केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का गठन कर लिया और अब आज वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आज तक तो कम से कम। और केजरीवाल का दूसरा झूठ, वो कहा करते थे कि अन्ना हजारे कहेंगे वही करूंगा, लेकिन जब अन्ना हजारे ने राजनीतिक दल बनाने पर हामी भरने से इनकार कर दिया तो जनता की राय के बहाने केजरीवाल नई पार्टी बना डाली केजरीवाल ने और अपने गुरु को ही अकेला छोड़ दिया। और केजरीवाल का तीसरा झूठ, केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि सरकार बनाने के लिए वो कांग्रेस और ना ही बीजेपी से हाथ मिलाएंगे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से समर्थन ले लिया। सत्ता के लोभ में बच्चों की कसम की भी लाज नहीं रखी और कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में सरकार बनाई। केजरीवाल का चौथा झूठ, वो कहा करते थे कि सरकारी बंगला, गाड़ी, लाल बत्ती नहीं लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने पर सभी सरकारी ऐशो आराम हासिल किए। शीश महल का उदाहरण हमारे सामने है। और केजरीवाल का पांचवा झूठ, सरकार में आने के बाद
15 दिन में जन लोकपाल लाने का उन्होंने वादा किया था, पर वो वादा भी अधूरा रहा। 4 दिसंबर 2015 को जन लोकपाल बिल दिल्ली विधानसभा में पारित भी हुआ, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया गया है। और केजरीवाल का छठा झूठ, उन्होंने कहा था कि शीला दीक्षित के खिलाफ 370 पन्नों का सबूत है और सीएम बना तो वो 2 दिन में जेल जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने पर शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई के लिए उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। और केजरीवाल का 7वां झूठ, केजरीवाल ने अप्रैल 2018 में बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली से उस झूठ के लिए कोर्ट में माफी मांगी जिसमें उन्होंने श्री जेटली पर डीडीसीए की अध्यक्षता के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। और अब बात केजरीवाल के 8वें झूठ की। केजरीवाल झूठे आरोप लगाने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी लिखित में माफी मांग चुके हैं। और केजरीवाल का नवा झूठ भी सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल पर निजी लाभ के लिए शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। और केजरीवाल ने इस मामले में भी अपने बयान के लिए खेद जताया था। और इन्हीं वकीलों, कांग्रेस के जो वकील हैं, उनकी मदद से अब वो आजकल जो है अपने जमानतें प्राप्त करते हैं। और केजरीवाल का 10वां झूठ, उन्होंने हमेशा कहा कि वो अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को कभी टिकट नहीं देंगे, लेकिन आज ना तो आम आदमी पार्टी में अपराधियों की कमी है और ना ही भ्रष्टाचारियों के कमी है, ऐसे कम से कम आरोप तो है ही। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। तो ये हैं अरविंद केजरीवाल के 10 झूठ। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।